वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो समझाया था और हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो को बहुत अच्छे से समझ भी लिया था। आज के इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो देखेंगे। इस डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो को डाइकोट एम्ब्रियो की तुलना में या रेफरेंस लेकर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा समझ में भी आएगा और याद भी ज़्यादा रहेगा अगर हम कॉम्पिटिटिवली पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हेडिंग है वो है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके बाबू, चलिए अब हम इसको समझते हैं और मैंने कहा कि रेफरेंस लेकर काम करेंगे। जिस तरह से हमने डाइकोट एम्ब्रियो में एक जायगोट लिया था, रिप्रेजेंटेशन किया था M से और यहाँ C से, मैंने कहा था कि स्टडी में बहुत आसानी होगी। M फॉर माइक्रोपाइल और C फॉर चलाजा को लेकर चलिएगा, ठीक है। अब इस जायगोट में डिवीजन होगा और अगेन उसी तरह से डिवीजन होगा जिस तरह से आपका डाइकोट एम्ब्रियो में होता। एक माइटोटिक डिवीजन होगा और इस माइटोसिस डिवीजन के पश्चात जो है यहाँ पर 3 सेल का फॉर्मेशन होगा। अंतर ये था डाइकोट और यहाँ मोनोकॉट में कि डाइकोट में यहाँ 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है बच्चे। अभी भी हम इसको M और C से रिप्रेजेंट करेंगे और ठीक डाइकोट की तरह माइक्रोपिलर एंड के तरफ जो प्रेजेंट सेल हैं, ये सेल, इसको हम बेसल सेल का नाम देंगे ना, बेसल सेल। और जो चलाजल एंड के तरफ प्रेजेंट है उसको हम टर्मिनल सेल ही कहेंगे, जैसा कि हमने आपको डाइकोट में कहा था, ठीक है बच्चे। जो बीच में ये सेल हुए, इस सेल को हम मिडिल सेल के नाम से जानते हैं या मिडिल सेल नाम देंगे, ओके। फिर फर्दर जो डिवीजन होगा इस जगह पर डाइकोट से एक बहुत बड़ा अंतर ये मिलेगा आपको कि इस जगह पर इस बेसल सेल में डिवीजन नहीं होगा, जबकि डाइकोट में इस बेसल सेल में डिवीजन हुआ था, ठीक है बच्चे। ये बेसल सेल में किसी भी प्रकार का नो डिवीजन है ना, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होगा। जो भी डिवीजन होएगा है ना, मिडिल सेल में और टर्मिनल सेल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रक्चर में ये जो सेल हैं है ना, ये आपका बेसल सेल, ये बेसल सेल का इस प्रकार से फॉर्मेशन कर देते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं है, लेकिन मिडिल सेल में डिवीजन हुआ है। और ये मिडिल सेल में डिवीजन होने के बाद कैक सेल का फॉर्मेशन होता है और ये कैक सेल इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से मास ऑफ सेल का निर्माण किया है। कैक सेल का निर्माण हुआ, मिडिल सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस ही डिवीजन होंगे और बाय एनी प्लेन, और इस प्रकार से मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इस टर्मिनल सेल में भी डिवीजन होगा और यहाँ भी मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। हम अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको जो है समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इस प्रकार से फिर मास ऑफ सेल का जो है फॉर्मेशन होगा और ये टर्मिनल सेल होंगे, ठीक है बच्चे। ये जो आपका मिडिल सेल है, ये जो आपका जो मिडिल सेल है, ये मिडिल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ये मिडिल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा एक मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए कि यही रेडिकल का निर्माण करेगा, ठीक है, यही प्लूम्यूल का निर्माण करेगा, यही इपिकोटाइल का निर्माण करेगा, यही हाइपोकोटाइल का निर्माण करेगा, यही सस्पेंसर सेल का निर्माण करेगा, ठीक है। ये सब अंतर भी है किससे, आपका डाइकोट एम्ब्रियो से। तो ये मिडिल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअली में एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे होगा, मिडिल सेल से होगा, जबकि एक डाइकोट एम्ब्रियो में डाइकोट एम्ब्रियो में टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। समझे बच्चे, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आएगा, तब्दील आएंगी और ये बदलाव कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको स्ट्रक्चरली हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए बात। ये बच्चे बेसल सेल, ठीक है। और ये जो मिडिल सेल हैं, मिडिल सेल मास हैं, ये मिडिल सेल मास कुछ इस प्रकार का संरचना को अचीव करेगा। इस प्रकार के संरचना जो अचीव किए हैं जिसमें ये भाग इस जगह पर
एक सस्पेंसर सेल का निर्माण होगा। सस्पेंसर सेल का निर्माण होगा। ये सस्पेंसर सेल साइज में बहुत छोटे होंगे इन कंपेरिजन टू द डाइकॉट एम्ब्रियो। इसका जो ये टर्मिनल भाग है ना, इस टर्मिनल भाग में इस प्रकार से शीथ प्रेजेंट होंगे, सेल ऑफ शीथ प्रेजेंट होंगे, और इस सेल ऑफ शीथ को हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं। कॉलियोप्टाइल कहते हैं। अगर ये कोई ग्रासिस फैमिली हो तो इसको हम स्केटुलम कहेंगे ना, स्केटुलम कहेंगे। ओके बच्चे, अगर कोई ग्रासिस फैमिली का हो तो ठीक। तो ये रीजन, ये जो छोर है, ये जो बदलाव आया है किसमें, मिडिल सेल मास में, जिसमें से इस एक्सिस के ये अंतिम छोर में सेल के शीथ प्रेजेंट होंगे, उस शीथ को हम कॉलियोप्टाइल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार का और भी शीथ इस छोर में प्रेजेंट होंगे या इस एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, इसको जो है हम कॉलियोरिजा का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, इसको कॉलियोरिजा के। इस कॉलियोप्टाइल से जस्ट नीचे इस जगह पर एक छोटा सा एरिया होगा और एपिकोटाइल का निर्माण करेगा। एपिकोटाइल का, उसके बाद फिर इस जगह पर हम एक एरिया दिखा रहे हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया से एक्चुअली में इस प्रकार के संरचना आपको मूव करते हुए दिख जाएगा, और ये संरचना जो कुछ इस प्रकार का होएगा, है ना। और इस संरचना को हम क्वाटिल्यूडन्स बोलते हैं, क्वाटिल्यूडन्स बोलते हैं। ओके बच्चे, और ये जो संरचना है, जो ये जॉइनिंग पॉइंट है, ये जो जॉइनिंग पॉइंट है, जिस तरह से हमने आपको डाइकॉट में कहा था कि ये क्या है, कॉटिल्यूडनरी नोड्स है, ये कॉटिल्यूडनरी नोड्स का काम करेगा इस जगह पर। उसके बाद ये जो एरिया है, इस जगह का नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइपोकोटाइल का काम करेगा। यहाँ ये जो है क्या होएगा, ये हाइपोकोटाइल होएगा, हाइपोकोटाइल होएगा। ओके बच्चे, इसको अगर आप साधारण तरीके से, है ना, ड्रॉ अप करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ अप कर सकते हैं, और इस प्रकार से ड्रॉ अप किया भी जाता है। ठीक है बच्चे, है ना, जिसमें से इस भाग में इस प्रकार से शीथ दिखाएंगे, इस भाग में इस प्रकार से शीथ दिखाएंगे। ये शीथ क्या कहलाएगा, कॉलियोप्टाइल कहलाएगा, कॉलियोप्टाइल कहलाएगा, या नहीं तो स्केटुलम कहलाएगा, और ये भाग कॉलियोरिजा कहलाएगा। ठीक है बच्चे, है ना, और ये भाग कॉटिलीडन्स कहलाएगा, है ना, कॉटिलीडन्स कहलाएगा। इसको याद रखिएगा आप, है ना। अब जो है जनरली जो हम बुक वगैरह में, हमारी जो रेफरेंस बुक है उसमें अगर देखेंगे, एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाई पड़ेगा, यानी यही संरचना को अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक व्यवस्थित आपको दिखाई पड़ेगा। समझ रहे बाबू, है ना, जिसमें से ये प्लियोरोन लेयर है, और ये प्लियोरोन जो लेयर होते हैं ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर यहाँ पर इंडोस्पर्म भरे पड़े होते हैं, और ये इंडोस्पर्म जो होते हैं ये स्टार्च होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। तो स्टार्ची इंडोस्पर्म यहाँ इस जगह पर प्रेजेंट होंगे, और इसके जस्ट इस भाग में इस प्रकार से एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप दिखाते हैं, जिसमें ये क्या है, कॉटिल्यूडन्स है ना, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, जिसमें ये भाग आपका कॉलियोप्टाइल और ये भाग आपका क्या है, कॉलियोरिजा है। तो इस प्रकार से जो संरचना है इसकी, इस संरचना का जो अरेंजमेंट है इस प्रकार से मोनोकॉट में हम दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा और तुलना करके याद कीजिएगा डाइकॉट से, कि किस स्टेज पर डाइकॉट में क्या हुआ था और मोनोकॉट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉटिल्यूडन्स होते हैं मोनोकॉट के, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि ये कॉटिल्यूडन का परिभाषा है कि ये फ्लैशी रिजिड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, रिजर्व फूड को कंटेन करता है। फिर भी हम मोनोकॉट में यहाँ कॉटिल्यूडन्स का नाम दिए हैं, जबकि इस डेफिनेशन को वो फुलफिल नहीं करता। क्यों नाम देते हैं, तो देखिए, जब ये स्टार्ची फूड ये सारी
ख़त्म होने को जाएंगे तो बची हुई रिमेनिंग जो बचेगी उसके फूड ये इस तरह से पास आउट होएगा यहाँ, और पास आउट होके इसको कॉटिल्यूडन के द्वारा ही ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये क्या करेगा, इस ग्रोइंग रीजन में इसको भेज देगा, यानी एम्ब्रियो को भोजन देने का काम कर देगा ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, कॉटिल्यूडन ही नाम देते हैं। तो ये ऑल अबाउट द मोनोकॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चे वो हमारा सीड का होगा, और ये सीड जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और आप इसको जो है ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।